चैप्टर 101 हैनिबल। सिक्योरिटी शब्द का अर्थ रक्षा या संरक्षण हो सकता है। यह सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारियों को भी दर्शाता है। इस मामले में यह सुरक्षा कर्मियों पर लागू होता है। दूसरे शब्दों में एक सुरक्षा बल। मुख्य भूमि में कई लोग सुरक्षा को बहुत ही निम्न पद मानते थे, लेकिन विदेशी देशों में इसे ऐसा नहीं देखा जाता था। भाड़े के सैनिकों की तुलना में यह पेशा कहीं अधिक स्थिर और सुरक्षित था। कम से कम अभी के लिए तो यही स्थिति थी। हालांकि उन्हें अब भी लड़ाई और हत्या जैसे काम करने पड़ते थे, लेकिन दी जाने वाली तनख्वाह सब कुछ कह देती थी। दक्षिण पूर्व एशिया में भी, जहां मृत्यु दर सबसे अधिक थी, कोई भी व्यक्ति चेन द्वारा दी जा रही कीमत का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस काम की औसत दर केवल 8,000 से 12,000 अमेरिकी डॉलर थी। इन निराश्रितों को खरीदने के बाद उसकी योजनाओं का अगला चरण और आसान हो गया। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले वे मानो टाइम बम थे जो किसी भी समय रिसर्च सेंटर में फट सकते थे। जंगल के नियम इन आदिम पेशों में सख्ती से लागू होते थे। जैसे ही चेन उनका नियोक्ता बना, वह उन्हें अपनी तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। 30,000 अमेरिकी डॉलर की पेशकश कोई साधारण बात नहीं थी। इस कीमत पर वे कभी किसी को चेन के पास आने और उसे नुकसान पहुंचाने नहीं देते। चेन ने उन्हें 5 समूहों में बांटा। हर समूह में 6 सदस्य थे। उन्होंने अपने नेता चुने, जबकि चेन काओ अस्थायी कप्तान बना। चीन के व्यक्ति द्वारा नेतृत्व किए जाने से वे थोड़े असहज थे, लेकिन अगर कोई आपत्ति होती तो पुरानी शैली में हल किया जा सकता था। जीएस कॉम्बैट सूट पहनकर चेन काओ को स्पष्ट बढ़त थी। अगर वह फिर भी उन्हें काबू में नहीं रख पाता तो चेन कुछ नहीं कर सकता था। इन युद्ध पागल लोगों को संभालने के लिए चेन ने रिसर्च सेंटर के बाहर प्रशिक्षण केंद्र बनाया। प्रयोगशाला भवन के दूसरे बेसमेंट को शूटिंग रेंज में बदल दिया। उन्हें हर महीने 1 सप्ताह की छुट्टी भी दी गई ताकि वे वाल्विस बे के बार में आराम कर सकें। चेन ने ब्लैक सिक्योरिटी सर्विस नामक विभाग बनाया, जिसमें ये 30 सदस्य और चेन काओ की टीम शामिल थी। उसने स्थानीय 15 सुरक्षा गार्डों को भी इसमें जोड़ा। कड़े नियम बनाए गए। सुबह 6 बजे प्रशिक्षण शुरू, हर रात 2 टीमों की गश्त आदि। इसके बाद चेन ने ध्यान गांव के लोगों पर लगाया, जो प्रयोग के विषय थे। 2 सप्ताह की खेती के बाद क्लोन किए गए भ्रूण सफलतापूर्वक विकसित हो गए। फिर उनके स्टेम सेल निकाले गए और आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ बुजुर्गों को लीवर सिरोसिस और फेफड़ों की बीमारी थी। उनके लिए विशेष क्लोन भ्रूण तैयार किए गए। चेन का लक्ष्य मानव जीवनकाल बढ़ाना था। स्टेम सेल बदलने के अलावा एक और तरीका था अंग प्रत्यारोपण। दिल, फेफड़े, लीवर, किडनी आदि प्रत्यारोपित किए जा सकते थे, लेकिन समस्या थी उपलब्धता और संगतता। क्या होगा अगर आप अपने अंग क्लोन कर सकें? चेन ने पहले ही इस पर काम शुरू कर दिया था। वह प्रयोगशाला भवन की 5वीं मंजिल पर पहुंचा, जहां टिश्यू इंजीनियरिंग लैब थी। वहां कई शोधकर्ता काम कर रहे थे। ये वही युवा प्रतिभाएं थीं जिन्हें चेन ने आमंत्रित किया था। 300 में से 200 ने उसके साथ काम करना चुना। बॉस, चेन ने पूछा, तैयारी पूरी है? हाँ, हमने 10 कृत्रिम एंडोमेट्रियम बनाए हैं, एक सुनहरे बालों वाला युवक बोला। उसने एक पारदर्शी टैंक की ओर इशारा किया। उसमें एक छोटा जीव था जो किसी अंग जैसा दिख रहा था। यह हमारा विकसित किया हुआ कृत्रिम एंडोमेट्रियम है, युवक ने समझाया। उन्होंने पीएलजीए से एक संरचना बनाई, फिर उसमें कोशिकाएं लगाईं। 14 दिनों बाद यह परत बन गई और 3 आयामी मॉडल तैयार हुआ। चेन ने पूछा, क्या कृत्रिम रक्तवाहिकाएं भी जोड़ी जा सकती हैं? हाँ, हमने मिश्रित विधि अपनाई। यह स्वयं रक्त परिसंचरण नेटवर्क बना लेता है। हमने इसे डायलिसिस मशीन से जोड़ा और पोषक तत्व दिए। इस तरह यह जीवित हो गया। रक्त में पीएफसी का उपयोग किया गया, जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता रखता था। बहुत अच्छा। चेन ने युवक के कंधे पर हाथ रखा। हैनिबल, क्या तुम मेरे अगले प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहोगे? हाँ बॉस। युवक उत्साहित था। उसका नाम था हैनिबल सीजर, मिट का पूर्व छात्र। उसने सिंथेटिक बायोलॉजी में महत्वपूर्ण शोध किया था। चेन ने उसे भर्ती कर लिया। चेन को उसमें अपार संभावनाएं दिखीं। वह आने वाले दशकों में जीव विज्ञान की नई शाखा का नेतृत्व कर सकता था। चैप्टर 102 जीवन इनक्यूबेटर। आधे दिन बाद हैनिबल कृत्रिम एंडोमेट्रियम वाला उपकरण लेकर चेन के साथ 6ठी मंजिल पर एक बिना नाम वाले प्रयोगशाला में पहुंचा। अन्य प्रयोगशालाओं से अलग इस पर कोई लेबल नहीं था, सिर्फ एक लाल निशान था। ऊपर लिखा था रिस्ट्रिक्टेड जोन और नीचे एक्सपेरिमेंट एरिया, अनऑथराइज्ड पर्सनल नॉट अलाउड। बॉस। सफेद लैब कोट पहने 2 युवक पहले से ही दरवाजे पर खड़े थे। एक यहूदी लग रहा था, दूसरे का चेहरा दक्षिण पूर्व एशिया का था। चेन ने कहा, आगे से तुम लोग साथ ही रहोगे। आपसे मिलकर खुशी हुई। हैनिबल ने हाथ मिलाया। मैं जॉन वॉन न्यूमैन हूं, यूरोप से, बायोलॉजी। मैं ली लेई हूं, मिनलैंड से, प्रिंसटन का सीनियर। मेरा नाम है हैनिबल सीजर, मिट से हूं, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। एक अंतर्मुखी चीनी, एक तीव्र स्वभाव का यहूदी, और हैनिबल सामान्य दिख रहा था। चेन ने कैमरे की ओर देखा। रेटिना पहचान के बाद दरवाजा खुल गया। अंदर आओ। अंदर जाते ही वे चकित रह गए। यह प्रयोगशाला बहुत विशाल थी। चेन ने समझाया।
यह बस एक सामान्य स्पेशल इल्यूजन है। उसने कुछ बेलनाकार उपकरण निकाले, कांच से बने, ऊपर नीचे धातु, अंदर खाली। यह तो। तीनों ने देखा और पहचानने की कोशिश की। हाँ, यह वही है जो साइफाई फिल्मों में देखा होगा। चेन चेन मुस्कुराया। क्लोन बनाने का इंक्यूबेटर। ली लेई चौंक गया। सही, मैंने फिल्म से प्रेरणा ली और इसे बनाया। लेकिन मुझे नाम पसंद है, जीवन इंक्यूबेटर। चेन चेन ने उपकरण पर थपकी दी और एक स्थिर तापमान वाला इंक्यूबेटर निकाला। यहां 5 मानव भ्रूण हैं जो सेक्स स्टेट में पहुंच चुके हैं। तुम जानते हो आगे क्या करना है। तीनों तुरंत आगे बढ़े। 14 दिन हो गए। एनिबल बुदबुदाया। मुझे माइक्रोमैनिपुलेटर चाहिए भ्रूण को कृत्रिम एंडोमेट्रियम में लगाने के लिए। सिंथेटिक एमनियोटिक फ्लूइड भी चाहिए। जॉन ने जोड़ा। यह काम जल्दी करना होगा, वरना भ्रूण मर सकता है। ली लेई ने कहा। लेकिन आगे क्या? कृत्रिम एंडोमेट्रियम इतना पोषण नहीं दे पाएगा। 14 सप्ताह। चेन चेन ने कहा। तब तक भ्रूण नाल और प्लेसेंटा बना लेगा। फिर कृत्रिम ऑक्सीजन मशीन से सीधे पोषण दिया जा सकता है। एनिबल ने कहा। यह प्रक्रिया बहुत कठिन होगी। चेन चेन ने गहराई से कहा। चिंता मत करो, किसी दिन यह संभव होगा। असल में चेन चेन ने पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने रिसर्च सेंटर में एक फैक्ट्री बनाई, हजारों सर्वर लगाए और लिटिल एक्स को यहां स्थानांतरित किया। अब सभी उपकरण नेटवर्क से जुड़े थे। लिटिल एक्स उन्हें सीधे नियंत्रित कर सकता था। सही, चेन चेन ने याद दिलाया। मैं क्लोन भ्रूणों को जन्म देने के लिए नहीं पाल रहा। मेरा उद्देश्य उन्हें पैदा करना नहीं है। आप कहना चाहते हैं? तीनों ने पूछा। सेरोटोनिन का लक्षित अवरोध। चेन चेन ने फार्मूला लिखा। इसे इंजेक्ट करने पर भ्रूण का मस्तिष्क विकसित नहीं होगा, लेकिन शरीर विकसित होगा। तीनों ने समझ लिया। अगर मस्तिष्क न बने तो चेतना नहीं होगी। यह तरीका अधिक मानवीय था। एनिबल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने आदेश मान लिया। इसके बाद चेन चेन ने प्रयोगशाला की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी और बाहर चला गया। ये तीनों जैव विज्ञान के प्रतिभाशाली थे। चेन चेन अब खुद प्रयोग नहीं कर सकता था। उसे उत्तराधिकारी चाहिए थे। क्लोन भ्रूणों की खेती का काम अब इन चुने हुए प्रतिभाओं को सौंपा गया। चैप्टर 103 अव्यावहारिक चिंताएं। 3 महीने बाद सभी लोग अपने अपने ट्रेडमिल पर खड़े हो जाइए। मैंने कहा अभी, तुरंत। ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की प्रयोगशाला इमारत के अंदर एक कठोर चेहरा लिए शोधकर्ता 30 अश्वेत पुरुषों को घूर रहा था। ये सभी ओवाम्बो लोग थे, मानक सफेद अस्पताल गाउन पहने हुए। 3 महीने पहले जब वे यहां आए थे, वे बूढ़े और कमजोर थे। अब वे चमत्कारिक रूप से जवान दिख रहे थे, मानो समय उल्टा बह रहा हो। दिखने में वे 40 वर्ष के लग रहे थे। कई लोग आदेशों का पालन करने में अनिच्छुक थे, लेकिन पास खड़े बीएसएस सुरक्षा कर्मियों की डरावनी निगाहें उन्हें मजबूर कर रही थी। जरा सी अवज्ञा पर बिजली वाले डंडे से पिटाई होती थी। जो सहयोग करते थे उन्हें स्वादिष्ट भोजन और कभी भी शराब का इनाम मिलता था। इस तरह इन लोगों के पास विकल्प नहीं बचता था। शोधकर्ता ने बटन दबाया और ट्रेडमिल चल पड़े। गति अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। दौड़ना शुरू करो। 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति टिक नहीं पाया और ट्रेडमिल से उतर गया। सुरक्षाकर्मी ने तुरंत उसकी कमर पर बिजली का डंडा मारा। आह! वह चीख पड़ा और फिर से ट्रेडमिल पर चढ़ गया। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मिनट बीत चुके थे और कई लोग हाफ रहे थे, लेकिन वे अभी सीमा तक नहीं पहुंचे थे। शोधकर्ता ने गति 20 किलोमीटर कर दी। अब वे टिक नहीं पाए। एक एक करके सब गिर पड़े, सांस लेने के लिए जूझते हुए। बुरा नहीं। शोधकर्ता ने संतोष से सिर हिलाया। उनकी ताकत सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी। औसत आयु 50 वर्ष से ऊपर थी। अफ्रीका में 50 वर्ष का मतलब मेनलैंड में लगभग 65 से 70 वर्ष होता है। शोधकर्ता ने लॉगर में पी दर्ज किया। शारीरिक फिटनेस श्रेणी में अधिकांश सेक्शन या पी थे। ठीक है, अब सबका एक्सरे होगा और आज का परीक्षण यहीं समाप्त। उसने कहा। बाकी लोग डॉर्मिटरी जा सकते हैं। कादी और यासुआ के समूह के 5 लोग यहीं रहेंगे, उनके लिए अन्य परीक्षण है। इसी दौरान रहस्यमय प्रयोगशाला में 5 जीवन इंक्यूबेटर चल रहे थे। पीले तरल से भरे, जिनमें भ्रूण तैर रहे थे। नाल से जुड़े ट्यूब उन्हें पोषण दे रहे थे। वे 5 लोग जल्द ही यहां होंगे। हम अंग मिलान की तैयारी शुरू कर सकते हैं। एनिबल ने संदेश दिया। न्यूमैन ने कहा। लेकिन पिछली बार के परीक्षणों में उनकी अंगक्षमता पहले ही सुधर रही थी। बिना प्रत्यारोपण के भी उनकी बीमारियां ठीक हो रही थी। एनिबल ने सिर हिलाया। न्यूमैन, हम दान के लिए यह नहीं कर रहे। क्या तुम्हें पता है रोजाना इन इंक्यूबेटरों पर कितना खर्च होता है? हम तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए यह कर रहे हैं। आज तक कोई संस्था स्टेम सेल से पूर्ण अंग नहीं बना सकी, लेकिन अब हम यह कर सकते हैं। सोचो कितनी जिंदगियां बच सकती हैं। ली लेई ने कहा। मेरे देश में कहते हैं, छोटी दया बुराई है, बड़ी दया के लिए कठोरता चाहिए। सच्ची महानता तर्कसंगत मन से आती है। न्यूमैन ने सिर हिलाया। तभी लिटिल एक्स की आवाज गूंजी। सर गॉडफादर, मैंने आयु वापसी उपचार का डेटा पूरा कर लिया है। अब केवल अंग मिलान का डेटा बाकी है।
बहुत अच्छा लिटिल एक्स, चेन चेन ने कहा। अब हम योजना का अगला चरण शुरू कर सकते हैं। अगला चरण? लिटिल एक्स ने पूछा। हाँ, चेन चेन ने अपनी हथेली देखी। हमारा लक्ष्य मानव जीवनकाल बढ़ाना है। मेरे पास 20 से 30 साल हैं इसे पूरा करने के लिए। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। 20 साल में मैं मानव जीवन 30 साल बढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं पूरी तरह एंटी एजिंग प्रोजेक्ट पर ध्यान दूंगा। लिटिल एक्स ने पूछा, क्या आपने जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर विचार किया है? 20 साल में जनसंख्या 9.59 अरब होगी। 100 साल में 30 अरब। यह तनाव और युद्ध को जन्म देगा। चेन चेन ने सिर हिलाया। चिंता की जरूरत नहीं। 100 साल में तकनीक न्यूक्लियर फ्यूजन तक पहुंच जाएगी। तब ऊर्जा असीमित होगी और जनसंख्या समस्या नहीं रहेगी। फेडरेशन नई नीतियां बनाएगा। देरी से विवाह, देरी से सेवानिवृत्ति, जनसंख्या नियंत्रण। ये सब चिंताएं अव्यावहारिक हैं। इसके बाद चेन चेन किताब पढ़ने लगा। आधे घंटे बाद लिटिल एक्स ने कहा, सर गॉडफादर, क्लोनिंग लैब ने रिपोर्ट दी है। क्लोन और मूल शरीर की संगतता 100% है। उत्तम, चेन चेन ने कहा। लिटिल एक्स, तैयारी शुरू करो। चैप्टर 104, निमंत्रण पत्र। आधे घंटे बाद चेन चेन एक अजीब निमंत्रण पत्र से खेल रहा था जो उसे मिला था। निमंत्रण पत्र का रंग गहरा नीला था। यह 270 ग्राम पेलेसेंट पेपर से बना था। इस पर कांस्य प्लेटिंग से एक पंक्ति लिखी थी जो इसे गरिमा में रूप दे रही थी। बीच में गॉड्स फॉरबिडन जोन का लोगो था। उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, आपको यहां आमंत्रित किया जाता है। यह सामान्य निमंत्रण पत्र जैसा था, लेकिन खोलने पर पता चलता कि यह सामान्य से कहीं मोटा था, लगभग किताब जैसा। करीब 30 पन्नों का। पहला पन्ना चेन चेन द्वारा लिखा गया परिचय था। बाकी पन्नों में स्टेम सेल एज रिवर्सल ट्रीटमेंट और क्लोन्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन परियोजनाओं की तस्वीरें और विवरण थे। मुख्य जानकारी जानबूझकर छोड़ी गई थी। विशेषज्ञ इसकी वैधता समझ सकते थे, लेकिन इसे दोहराना लगभग असंभव था। कुल 11 निमंत्रण पत्र थे। कुछ अंग्रेजी में, कुछ फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, अरबी और हिब्रू में। ये 11 पत्र दुनिया के 11 चायबोल्स को भेजे गए थे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध, कुछ लगभग अज्ञात। सभी प्राप्तकर्ता 60 से 70 वर्ष के बुजुर्ग थे। चेन चेन ने बचपन में एक किताब में पढ़ा था, जितनी कठिन शक्ति की लड़ाई होती है, उतना ही जरूरी है जनता की शक्ति को संगठित करना। अहंकार से बचो, अकेले नायक बनने की कोशिश मत करो। कितने ही प्रतिभाशाली लोग बिना गठबंधन बनाए असफल हो गए। इसलिए चेन चेन सब कुछ अकेले नहीं करने वाला था। वह एक आकर्षक योजना बुन रहा था ताकि शक्तिशाली संगठनों का ध्यान खींच सके। अगर कभी उसकी योजनाएं उजागर होती, तो विरोध करने वालों को सिर्फ चेन चेन ही नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े शक्तिशाली संगठनों से भी निपटना पड़ता। इस तरह वह अपने 100 साल लंबे प्रोजेक्ट को निश्चिंत होकर पूरा कर सकता था। इसके लिए उसने एज रिवर्सल ट्रीटमेंट और क्लोन्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन शुरू किए। साथ ही अल्जाइमर्स रिवर्सल थेरेपी, न्यूरल स्टेम सेल कनेक्शन रिजनरेशन और कैंसरस साइकिल इंडिपेंडेंट किन्से परियोजनाएं भी चल रही थी। ये सब बुजुर्ग और शक्तिशाली लोगों का ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त थे। चेन चेन सोच रहा था, लोग उम्र बढ़ने और शरीर कमजोर होने से कैसे निपटते हैं? वे व्यायाम करने लगते हैं, स्वस्थ आदतें अपनाते हैं, रात जागना और ज्यादा खाना छोड़ देते हैं। लेकिन प्राचीन सम्राटों ने क्या किया? किन सम्राट ने अमरता की दवा खोजने के लिए लोगों को भेजा? हान वंश के सम्राट ने रसायनज्ञों को नियुक्त किया। टांग ताइजोंग ने एक रहस्यमयी दवा ली जिससे हिंसक प्रतिक्रिया हुई। इतिहास में कोई भी मृत्यु से बच नहीं पाया। यह मनुष्य का स्वभाव है। अगर प्राचीन सम्राट अमरता चाहते थे, तो आज के धनी और शक्तिशाली लोग भी यही चाहेंगे। चेन चेन भी अपवाद नहीं था। जीवित रहने के लिए वह सब कुछ त्यागने को तैयार था। समय, धन, इच्छाएं, यहां तक कि मानवता की पहचान भी। क्योंकि मृत्यु अंतिम है और जीवन संभावनाओं से भरा है। अगर वह ऐसा सोचता है, तो वे बुजुर्ग लोग जो कब्र के करीब हैं, क्या वे उसके निमंत्रण पत्र के प्रलोभन का विरोध कर पाएंगे? चेन चेन उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर कुछ दिन बाद यूरोप के ब्रिटिश द्वीपों में एक द्वीप पर लंदन। यह शहर पृथ्वी संघ का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र था। आज फिर धूप खिली थी। लंदन का वित्तीय क्षेत्र उसका आधार था। यहां का स्टॉक ट्रेडिंग केंद्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण था। शीर्ष 500 कंपनियों में से 19 लंदन में थीं। सेंट पॉल कैथेड्रल के पूर्व में 1 स्क्वायर माइल था। यहां बैंक और वित्तीय संस्थाएं थीं। इसे लंदन का वॉल स्ट्रीट कहा जाता था, इसलिए इसे फाइनेंशियल सिटी भी कहते थे। फॉस्टर ग्रुप की इमारत में नॉर्मन फॉस्टर खिड़की से शहर देख रहा था। उसके हाथ में लंदन टाइम्स अखबार था, जो उसने युवावस्था में स्थापित किया था। आज यह 10 मिलियन बिक्री वाला सबसे लोकप्रिय अखबार था। जैसे जैसे वह बूढ़ा हुआ, वह अपने जीवन के फैसलों पर सोचने लगा। अगर उसने कोई और रास्ता चुना होता, तो क्या आज भी पछतावा करता? दोपहर की धूप उसकी आंखों में पड़ रही थी। वह सोना चाहता था, लेकिन आज नींद नहीं आ रही थी। जब उसने आंखें बंद की, उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन आंखें खोलने पर वहां कोई नहीं था। फिर भी जब आंखें बंद करता, उसे निगाहों का बोझ महसूस होता। उसके रोंगटे खड़े हो गए।
उसने अखबार उठाया, लेकिन अचानक जम गया। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसके हाथों में अब अखबार नहीं था, बल्कि एक अजीब निमंत्रण पत्र था। चैप्टर 105 संदेह। हालांकि नॉर्मन अब 69 वर्ष का था। वह कसम खा सकता था कि उसे अल्जाइमर के कोई लक्षण नहीं थे। उसका डॉक्टर हर महीने परीक्षण करता था और उसका मस्तिष्क हमेशा उत्कृष्ट स्थिति में पाया गया था। इसका मतलब यह था कि अभी जो हुआ वह केवल उसके दिमाग की कल्पना नहीं थी। क्या कोई उसके पास आया और अखबार बदलकर निमंत्रण पत्र रख गया? नॉर्मन निश्चित था कि वह अभी पागल बूढ़ा नहीं बना था, और कोई उसके सचिव और अंगरक्षकों को पार करके अंदर कैसे आ सकता था? उसने चारों ओर देखा। सब कुछ शांत था। सचिव किताबें व्यवस्थित कर रही थी और 2 अंगरक्षक दरवाजे पर खड़े थे। अगर निमंत्रण पत्र उसके हाथ में न होता तो वह अपनी मानसिक स्थिति पर संदेह करने लगता। एमिली, नॉर्मन ने पुकारा। जी, मिस्टर नॉर्मन, मैं यहां हूं। सुगंधित परफ्यूम में लिपटी महिला पास आई। क्या आपको चाय चाहिए? नहीं, एमिली। क्या अभी कोई मेरे पास आया था? नॉर्मन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। यह असंभव है, मिस्टर नॉर्मन, सचिव ने कहा। यह आपका निजी कार्यालय है। मेरे और लियो के अलावा कोई अंदर नहीं आ सकता। ऐसा है। नॉर्मन ने निमंत्रण पत्र की ओर देखा। उसके चेहरे पर जिज्ञासा थी। मिस्टर नॉर्मन, यह निमंत्रण पत्र। सचिव ने देखा और आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा काम नहीं? नॉर्मन ने उसे ठंडी नजर से देखा। सचिव ने तुरंत अपनी गलती समझ ली और चुप हो गई। नॉर्मन ने पत्र को ध्यान से देखा। किसी ने अंगरक्षकों और सचिव को पार कर यह पत्र उसके हाथ में रखा था। यह पत्र निश्चित रूप से देखने योग्य था। कवर पर एक अजीब लोगो था। एक यांत्रिक हाथ इंसान के हाथ को छूने की कोशिश कर रहा था। नीचे लिखा था, विज्ञान की पवित्र भूमि, ईश्वर का निषिद्ध क्षेत्र। नॉर्मन धार्मिक नहीं था, लेकिन यह देखकर उसने भौहें सिकोड़ ली। क्या यह संकेत है कि विज्ञान ईश्वर की जगह ले सकता है? वह बुदबुदाया और पन्ना पलटा। पहले पन्ने पर जेल पेन से लिखा पाठ था। अक्षरों का आकार, दूरी, स्ट्रोक, सब एक जैसे। यह इंसान के लिए असंभव था। मानो किसी ने मांसपेशियों पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया हो। नॉर्मन ने गहरी सांस ली। उसकी रुचि बढ़ रही थी। पत्र में लिखा था, प्रिय मिस्टर नॉर्मन फॉस्टर, अगर आप यह पत्र पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह आपके हाथों में पहुंच गया है। हम गॉड्स फॉरबिडन जोन नामक संगठन है। हमारा लक्ष्य मानव जीवनकाल बढ़ाना और अमरता पाना है। हमने मैनकाइंड एंटी एजिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें सैकड़ों वैज्ञानिक परियोजनाएं हैं, जैसे एजिंग रिवर्सल थेरेपी, क्लोन्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अल्जाइमर रिवर्सल थेरेपी, न्यूरल स्टेम सेल कनेक्शन रिजनरेशन, कैंसरस साइक्लिन डिपेंडेंट कीनासास आदि। इनमें से एजिंग रिवर्सल थेरेपी और क्लोन्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सफल रहे हैं। हम मानते हैं कि इन्हें मिलाकर जीवनकाल 30 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हमने कुछ विवरण संलग्न किए हैं। अगर आप चाहें तो दिए गए यूआरएल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर रुचि हो तो हमारी वेबसाइट पर संपर्क करें। पत्र का अंत गॉड्स फॉरबिडन जोन के हस्ताक्षर से हुआ। नॉर्मन की आंखें अनायास फड़कने लगीं। एजिंग रिवर्सल थेरेपी पढ़कर उसका दिल धड़क उठा, लेकिन तुरंत संदेह भी हुआ। क्या यह धोखाधड़ी संगठन है? उसने पहले भी ऐसे मामले देखे थे। कुछ अरबकियों ने जीवन विस्तार फाउंडेशन में निवेश किया और ठगे गए। वे मजाक का पात्र बन गए। नॉर्मन अपनी विरासत को बर्बाद नहीं होने देगा। फिर भी अगर यह सच हो। वह चुप हो गया और कड़वी हंसी हंसा। क्या वह बस यूं ही बैठा रहेगा? उसने उस पंक्ति पर नजर गड़ाई। जीवनकाल 30 वर्ष बढ़ाए। वह 69 वर्ष का था। स्वस्थ था, लेकिन कितने दिन? शायद 10-20 साल और, या कल ही कोई बीमारी। नॉर्मन ने गहरी सांस ली और कहा, एमिली, मेरे बेटे लियो को बुलाओ। ठीक है, मिस्टर नॉर्मन। चैप्टर 106 लियो। पिता, आपने मुझे बुलाया? कुछ ही देर में एक लंबा, चौड़े कंधों वाला मध्यम आयु का व्यक्ति अंदर आया। वह शायद 40 के दशक में था, सुनहरे बाल और नीली आंखें। उसका रूप एक विशिष्ट यूरोपीय जैसा था और उसमें आत्मविश्वास और गरिमा झलक रही थी। लियो, तुम आ गए। नॉर्मन ने अपनी सचिव को हटाया। एमिली, अभी हमें अकेला छोड़ दो। जी। सचिव तुरंत बाहर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। लियो का चेहरा गंभीर हो गया। वह तुरंत अपने पिता के पास आया और धीमी आवाज में पूछा, क्या कुछ हुआ है? यह देखो। नॉर्मन ने निमंत्रण पत्र उसे थमा दिया। लियो ने पत्र पलटा। पहले तो उसने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आश्चर्य भर गया। अंत तक आते आते उसकी सांसें भारी हो गईं। 20 मिनट बाद लियो ने पत्र नीचे रखा। पिता, यह निमंत्रण पत्र कहां से आया? मुझे भी नहीं पता, नॉर्मन ने कहा। 20 मिनट पहले यह सीधे मेरे हाथों में आ गया। किसी ने सबकी नजरों से बचकर इसे रखा। यह असंभव है, लियो ने कहा। शायद उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया या किसी अंगरक्षक को रिश्वत दी। क्या तुम मेरे निर्णय पर शक कर रहे हो? नॉर्मन ने आंखें सिकोड़ ली। मैं इतनी हिम्मत नहीं करूंगा। लियो ने सिर झुका लिया। यह अविश्वसनीय है, लेकिन यही हुआ है, नॉर्मन ने कहा। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मुझे आसानी से मार भी सकते हैं।
वे आपको धमका रहे हैं? लियो का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे लगता है यही संकेत है। नॉर्मन धीरे धीरे खड़ा हुआ। किसी जैविक विशेषज्ञ से संपर्क करो। मुझे जानना है कि यह तकनीक असली है या नहीं। फिर कुछ घंटे बाद एक बूढ़ा आदमी सफेद कोट पहनकर नॉर्मन के कार्यालय में आया। वह कंप्यूटर पर वीडियो देख रहा था और सामग्री पलट रहा था। मिस्टर मॉस, क्या यह तकनीक झूठी हो सकती है? लियो ने पूछा। मुझे कोई धोखाधड़ी नहीं दिख रही, बूढ़े ने कहा। हालांकि यह कठिन है, लेकिन सिद्धांत संभव है। कुछ तकनीकी पहलुओं पर और शोध चाहिए। अगर मैं यह सामग्री आपको दूं, तो क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? नॉर्मन ने पूछा। मुझे उम्मीद है। बूढ़े की आंखें चमक उठीं। अगर मुझे 5 साल और $1 अरब मिलें, तो मैं पहली तकनीक को दोहरा सकता हूं। नॉर्मन और लियो ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में मिश्रित भाव थे। सिर्फ पहली तकनीक? हाँ। दूसरी तकनीक कठिन है। लाइफ इंक्यूबेटर मशीन का रहस्य अभी किसी को नहीं पता। यह अगले 10 साल तक असंभव रहेगा। ठीक है, हम समझ गए। नॉर्मन ने सिर हिलाया। लियो ने बूढ़े को बाहर भेजा। मिस्टर मॉस, आपको भुगतान मिल जाएगा, लेकिन जो आपने देखा है उसे गुप्त रखना होगा। क्या आप मुझे यह तकनीक दोहराने देंगे? अगली बार बात करेंगे, लियो ने कठोरता से कहा। इसके बाद लियो वापस आया। उसने अपने पिता को गहरे विचारों में देखा। नॉर्मन ने भारी सांस ली। लियो, क्या वेबसाइट पर संपर्क का तरीका लिखा है? हाँ, तारीख और पता दिया है। 30 मई, 10 दिन बाद। स्थान, वाल्विस बे, नामीबिया, अफ्रीका। 10 दिन। नॉर्मन ने कहा। लियो, मैं तुम्हें और जेसी को वहां भेजूंगा। मुझे जानना है कि यह सच है या धोखा। समझ गया, पिता। लियो ने सिर झुका लिया। नॉर्मन ने पत्र फिर से पढ़ना शुरू किया। लियो ने समझ लिया कि अब उसे जाना चाहिए। दरवाजा बंद करते समय उसे लगा कि उसके पिता की आंखों में लालच की चमक थी। फिर चेंग काओ, जो अदृश्य रूप में था, जीएस कॉम्बैट सूट की मदद से चुपचाप बाहर निकल गया। वह पास ही छिपा रहा। लिटिल एक्स नॉर्मन के फोन रिकॉर्ड पर नजर रख रहा था। अगर नॉर्मन सहयोग न करता, तो उनकी यादें मिटा दी जाती। चेंग काओ और उसकी टीम ने 11 निमंत्रण पत्र 11 धन कुबेरों को पहुंचाए। 30 मई को सब वाल्विस बे, नामीबिया में इकट्ठा होंगे। तब मंच चेन का होगा। चैप्टर 107, बैठक शुरू होती है। 10 दिन बाद जब लियो फॉस्टर छुट्टी के बहाने वाल्विस बे पहुंचा, तो परिवार का बटलर जेसी एक दिन पहले ही आया था और होटल में लग्जरी कमरा बुक कर चुका था। लेकिन जेसी ने लियो को एक और खबर दी। सचमुच, ब्लैक वॉच नामक एक जैविक कंपनी का रिसर्च सेंटर पास में है। लियो ने सोचा, क्या उनके लोगों में 2 हाथ हैं? नहीं, यंग मास्टर। उनका लोगो एक काला ब्लैक होल है। अजीब है। फिर भी यह कंपनी सबसे संदिग्ध है। जांच जारी रखो। जेसी के जाने के बाद लियो ने निमंत्रण की वेबसाइट खोली। कोड डालने पर संदेश मिला 22:00। उसने घड़ी देखी। नामीबिया में रात के 9:20 थे। अभी 40 मिनट बाकी थे। क्या वे कहना चाहते हैं कि मुलाकात 10 बजे होगी? लियो नाराज था। अगर यह तकनीक जीवन बढ़ा सकती है, तो ही वह रुका हुआ था। अपहरण की चिंता उसे नहीं थी। फॉस्टर परिवार के सदस्य को उठाना किसी के लिए लाभकारी नहीं होता। लियो ने इंतजार किया। ठीक 10 बजे एक काली कार होटल के सामने आकर रुकी। साथ ही उसका फोन बजा। कॉलर आईडी खाली थी। उसने कॉल उठाया। एक युवा आवाज आई। मिस्टर लियो फॉस्टर, मैं गॉड्स फॉरबिडन जोन का प्रवक्ता हूं। तो यह सच है? लियो ने कहा। मैं वाल्विस बे पहुंच चुका हूं। क्या हम मिल सकते हैं? आपकी सवारी नीचे आ चुकी है। लियो ने खिड़की से देखा। काली कार बाहर खड़ी थी। क्या मुझे उसमें बैठना होगा? हम मजबूर नहीं कर रहे। कार रास्ता दिखा सकती है। ठीक है, मैं नीचे आता हूं। लियो ने जेसी और अंगरक्षकों को बुलाया। वे 5 गाड़ियों में निकले। 20 मिनट बाद वे ब्लैक वॉच बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के गेट पर पहुंचे। लियो की नजर तेज हो गई। जैसा सोचा था, गॉड्स फॉरबिडन जोन इसी कंपनी से जुड़ा है। वे एक बड़ी प्रयोगशाला इमारत के सामने रुके। वहां दर्जनों कारें और अंगरक्षक मौजूद थे। लियो की भौहें सिकुड़ गईं। इसका मतलब था कि अन्य प्रतिस्पर्धी भी आए हैं। जेसी ने इशारा किया। यंग मास्टर, वह विल्सन परिवार का सदस्य है। लियो ने देखा। केंद्र के कर्मचारी उसे अंदर ले जा रहे थे। फिर वे लियो के पास आए। स्वागत है, एक चीनी व्यक्ति ने कहा। मिस्टर फॉस्टर, आज आपकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मान है। लियो ने हाथ मिलाया। क्या आप कंपनी के अध्यक्ष हैं? नहीं, मैं रिसर्च सेंटर का कार्मिक निदेशक हूं। उसने कहा। कृपया अंदर आइए। सच कहूं तो आप आखिरी हैं। बाकी 10 परिवार पहले से इंतजार कर रहे हैं। बाकी 10 परिवार? लियो चौंक गया। कौन कौन? यूरोप से विल्सन परिवार, उत्तर अमेरिका से एडवर्ड्स, अलेक्जेंडर और रोड्रिगेज परिवार, सैंड महाद्वीप से मोहम्मद परिवार। हर नाम पर लियो की आंखें फड़कने लगीं। वह चुपचाप हॉल में चला गया। भीड़ ने उसकी ओर देखा।
कृपया अपने अंगरक्षकों को यहां रुकने दें, कियान वेन हुआन ने कहा। बाकी परिवार पहले से कॉन्फ्रेंस रूम में है। लियो ने जेसी और अंगरक्षकों को हॉल में रुकने का आदेश दिया। फिर वह कॉन्फ्रेंस रूम में गया। अंदर सब लोग व्यवस्थित बैठे थे। लियो अधिकांश को पहचानता था। वे सभी बड़े व्यापारिक परिवारों के सदस्य थे। टेबल के सिर पर एक युवा चीनी व्यक्ति बैठा था। लियो ने देखा कि केवल एक खाली सीट बची थी। वह उसी पर बैठ गया। बहुत अच्छा, अब मिस्टर फॉस्टर आ चुके हैं। हमारी बैठक आधिकारिक रूप से शुरू हो सकती है। युवा मुस्कुराया और माइक्रोफोन से उसकी आवाज गूंज उठी। चैप्टर 108 द्वीप। एक शानदार सजावट वाले कॉन्फ्रेंस रूम में 12 पुरुष अपनी अपनी सीटों पर चुपचाप बैठे थे। सभी की निगाहें पहले सीट पर बैठे युवक पर टिकी थीं। कमरे में गंभीर वातावरण धीरे धीरे भर रहा था। तभी पहले सीट पर बैठे युवक ने बोलना शुरू किया। आप में से अधिकांश एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इसलिए परिचय में समय बर्बाद नहीं करूंगा। युवक ने स्वयं की ओर इशारा किया। मेरा नाम चेन चेन है, मैं मिनलैंड चीन से हूं। मैंने ही यह सभा आयोजित की है और मैं ही गॉड्स फॉरबिडन जोन का प्रवक्ता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, गॉड्स फॉरबिडन जोन का हमें यहां बुलाने का उद्देश्य क्या है? लेकिन इससे पहले कि चेन चेन अपनी बात पूरी करता, एक मध्य पूर्वी व्यक्ति ने अधीरता से बीच में टोका। हमारे पास समय सीमित है। अगर आपकी तकनीकें न होती तो हम में से कोई यहां न बैठता। प्रिंस जायद, कम से कम मुझे बोलने दीजिए। चेन चेन ने हाथ फैलाए। गॉड्स फॉरबिडन जोन के बारे में मैंने पत्र में विस्तार से लिखा है। असल कारण यह है कि मैं आप सबको संगठन में शामिल करना चाहता हूं। हमें अपनी शक्तियां एकजुट करनी चाहिए। सब चुप रहे और उसकी बात सुनते रहे। पहले यह जानकारी देखिए। चेन चेन ने ताली बजाई। कुछ कर्मचारी अंदर आए और प्रत्येक को नीले कवर वाली फाइलें दी। लियो ने भी फाइल खोली। यह पहले से कहीं अधिक विस्तृत रिपोर्ट थी। इसमें मानव जीवनकाल बढ़ाने की पूरी योजना थी। योजना की बारीकी देखकर सब दंग रह गए। क्या आपने कभी मानव जीवनकाल की एस्केप वेलोसिटी का विचार सुना है? चेन चेन ने पूछा। सबने सिर हिलाया। चेन चेन मुस्कुराया। तो मैं समझाता हूं। यह वही योजना है जो आप देख रहे हैं। पीछे की बड़ी स्क्रीन पर मैनकाइंड एंटी एजिंग प्लान लिखा चमक उठा। हमारा लक्ष्य है मानव शरीर की हेफलिक सीमा को तोड़ना और दीर्घायु प्राप्त करना। इसके लिए हमने यह परियोजना शुरू की है। पहला कदम है स्टेम सेल का अध्ययन। स्क्रीन पर प्रयोगों की तस्वीरें दिखने लगीं। हमारे तकनीक से शरीर को युवा अवस्था में लौटाया जा सकता है। हम पुराने स्टेम सेल को नष्ट कर क्लोन किए गए स्टेम सेल लगाते हैं। इससे रक्त निर्माण, मांसपेशी, हड्डी, लीवर आदि की कार्यक्षमता बहाल होती है। यह है एज रिवर्सल ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट। इससे जीवनकाल 20 से 30 वर्ष बढ़ता है। फिर चेन चेन ने कहा, लेकिन सिर्फ 20 से 30 साल क्यों? अगर हम किशोर अवस्था में लौटते हैं तो हमें 4050 साल और मिलना चाहिए। सबने उसकी ओर देखा। उत्तर है, हमारे अंग। कुछ अंग सुधरते हैं, लेकिन फेफड़े, किडनी आते नहीं। मानव शरीर एक लकड़ी के बैरल जैसा है। अगर कुछ तख्ते ऊंचे हों और कुछ छोटे, तो पानी फिर भी बाहर निकलेगा। स्क्रीन पर बैरल का चित्र दिखा। जीवनकाल बढ़ाने के लिए सभी तख्तों को ऊंचा करना होगा। अब दूसरी परियोजना देखिए, क्लोन्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। दुनिया में कोई संस्था अभी तक कोशिकाओं से पूर्ण अंग नहीं बना सकती। इसलिए हम सीधे क्लोनिंग से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर क्लोनिंग लैब की तस्वीरें आईं। ये 5 भ्रूण स्थानीय ग्रामीणों की कोशिकाओं से क्लोन किए गए हैं। वे लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। हम इन्हें हार्मोन से बढ़ा रहे हैं। 1 साल में ये 15 वर्ष की जैविक अवस्था तक पहुंच जाएंगे। तब उनके अंग प्रत्यारोपण के लिए तैयार होंगे। एक व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मानव क्लोनिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार नहीं होगी, तो यह तकनीक कैसे लोकप्रिय होगी? चेन चेन ने कहा, चिंता मत करें। यह तकनीक अभी केवल गॉड्स फॉरबिडन जोन के सदस्यों के लिए होगी। 2030 साल बाद इसे धीरे धीरे दुनिया से साझा किया जाएगा। तब तक स्टेम सेल से अंग बनाने की तकनीक भी आ जाएगी। सबने समझ लिया। चेन चेन मुस्कुराया। मतलब, अभी यह परियोजना सिर्फ आप लोगों के लिए है। तभी विल्सन परिवार का एक युवक हंसते हुए बोला, अगर हमारे क्लोन बड़े होकर भाग गए और हम बदनाम हो गए तो? कमरे में हंसी गूंज उठी। लेकिन चेन चेन गंभीर रहा। चिंता की जरूरत नहीं। हमने लक्षित सेरोटोनिन विकसित किया है। यह भ्रूण के मस्तिष्क को पूरी तरह सिकोड़ देगा। वे कभी चेतना नहीं पाएंगे। इसलिए दी आइलैंड जैसी स्थिति कभी नहीं होगी। सब फिर हंस पड़े। कमरे का गंभीर वातावरण अब धीरे धीरे हल्का हो गया। चैप्टर 109 मानवता का एंटी एजिंग प्रोजेक्ट। ये 2 परियोजनाएं गॉड्स फॉरबिडन जोन में शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा हम न्यूरल स्टेम सेल कनेक्शन रिजनरेशन परियोजना पर भी काम कर रहे हैं। चेन चेन ने कहा, यह परियोजना मानव क्लोनिंग तकनीक के उद्भव को पूरा करने के लिए है। मुझे लगता है आप सबने हेड ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बारे में सुना होगा। पीछे की स्क्रीन पर हेड ट्रांसप्लांटेशन की खबरें दिखने लगीं। हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेन ने एक जानवर पर प्रयोग किया था। उन्होंने बंदर का सिर दूसरे शरीर से जोड़ा। अंत में रक्त संचार तो जुड़ गया, लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं जुड़ी। इसलिए बंदर गर्दन से नीचे लकवाग्रस्त हो गया। चेन चेन ने कहा, हालांकि यह प्रयोग असफल रहा, लेकिन इसने साबित किया कि सिर प्रत्यारोपण संभव है।
सिर को थोड़े समय के लिए फ्रीज करके ऑपरेशन किया जा सकता है। इससे मस्तिष्क को नुकसान नहीं होता। हमारी न्यूरल स्टेम सेल कनेक्शन रिजनरेशन परियोजना इसी के लिए है। अगर भविष्य में पूरे शरीर की बीमारी हो तो सीधे नया शरीर क्लोन करके सिर बदलना आसान होगा। सब सोच में पड़ गए। चेन ने निष्कर्ष निकाला। एज रिवर्सल थेरेपी और क्लोन्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, साथ ही न्यूरल स्टेम सेल कनेक्शन रिजनरेशन, इनसे हम जीवन 4050 साल तक बढ़ा सकते हैं। सबकी आंखों में तीव्र इच्छा चमक उठी। लेकिन अभी भी दो दुश्मन हैं, कैंसर और अल्जाइमर। चेन ने गंभीर स्वर में कहा। इसलिए हम अल्जाइमर्स रिवर्सल ट्रीटमेंट और कैंसरस साइक्लिन डिपेंडेंट किनासेस परियोजनाएं भी विकसित कर रहे हैं। अल्जाइमर एक तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। इसमें स्मृति ह्रास, भाषा दोष, व्यक्तित्व और व्यवहार में बदलाव होते हैं। कारण अभी अज्ञात है, लेकिन हमारे संगठन ने इसमें किया है। सबकी आंखें चमक उठीं। कुछ सहायक अंदर आए। वे नीली कांच की बोतलें लाए जिनमें पारदर्शी तरल था। हर कोई एक बोतल घर ले जा सकता है। यह तरल मस्तिष्क गतिविधि बढ़ाता है, हिप्पोकैम्पस और टेम्पोरल लोब के क्षय को रोकता है और बीटा एमिलॉइड जमाव को हटाता है। चेन ने कहा। इसका बाहरी प्रभाव है सोचने की गति बढ़ाना। साधारण व्यक्ति इसे लेने पर तार्किक सोच में सुधार पाएगा। यह रिटालिन या मोडाफिनिल से भी अधिक प्रभावी है। कई लोग उत्साहित होकर बोतल लेने लगे। अगर आप चाहें तो अभी पी सकते हैं। चेन ने खुद एक बोतल खोलकर पी ली। सब चौंक गए, लेकिन खुद पीने से हिचकिचाए। चेन मुस्कुराया। यह तरल एंजेटिफोरेट को ग्लूकोज में खोलकर बनाया गया था। हालांकि इसमें एंजेटी की मात्रा बहुत कम थी। यह केवल अस्थायी रूप से मानसिक गतिविधि बढ़ाता था। फिर भी यह बाजार की स्मार्ट दवाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अल्जाइमर रोगी भी इसे लेने पर कुछ समय के लिए सुधार महसूस करते। क्या हम कुछ और बोतलें ले जा सकते हैं? एक बुजुर्ग ने पूछा। माफ कीजिए, इसकी लागत $1000 प्रति मिलीलीटर है। हमने अभी इतना ही बनाया है, चेन ने कहा। फिर उसने समझाया। यह है अल्जाइमर्स रिवर्सल ट्रीटमेंट परियोजना। इसके साथ कैंसरस साइक्लिन डिपेंडेंट किनासेस परियोजना भी है। हालांकि कैंसर पर अभी परिणाम नहीं मिले हैं। सब चुप रहे, क्योंकि उन्होंने पहले ही इतने चौंकाने वाले तथ्य सुन लिए थे। चेन ने कहा। ये परियोजनाएं तो बस हिमशैल की नोक हैं। दुनिया में कोई संगठन इतना व्यापक तकनीक नहीं रखता। ये सब मिलकर मैनकाइंड एंटी एजिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं। पीछे की स्क्रीन पर डेटा ग्राफ दिखा। मानवता का एंटी एजिंग प्रोजेक्ट इसलिए नामित है क्योंकि एक समय पर हम जीवनकाल बढ़ाएंगे और फिर उस बढ़े हुए जीवन से और तकनीक विकसित करेंगे। यह चक्र अनंत होगा। जैसे खगोल विज्ञान में एस्केप वेलोसिटी होती है। अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के बराबर हो तो वह ग्रह से बाहर निकल जाती है। इसी तरह अगर जीवनकाल बढ़ाने की गति तकनीकी विकास की गति से अधिक हो तो हम लगातार जीवन बढ़ाते रहेंगे। यह है मानवता के जीवनकाल की एस्केप वेलोसिटी। चेन ने हाथ फैलाकर घोषणा की। चैप्टर 110 गुनगुने पानी में उबलते मेंढक। जब उन्होंने पहली बार मानव जीवनकाल की एस्केप वेलोसिटी की अवधारणा सुनी तो कई लोग इसे समझ नहीं पाए। वे स्वाभाविक रूप से इसे खगोल भौतिकी से जोड़ रहे थे। लेकिन चेन की व्याख्या सुनने के बाद उन्हें चौंकाने वाली समझ मिली। हाँ, जीवन को अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक से बढ़ाना, फिर उस बढ़े हुए जीवनकाल में नई खोज करना और बार बार मृत्यु से बच निकलना। क्या यह एस्केप नहीं है? अगर चिकित्सा तकनीक इस स्तर तक पहुंच जाए और बाधित न हो तो इसका मतलब होगा। सबके मन में वही विचार आया जो उन्होंने केवल सपनों में सोचा था। चेन ने तुरंत उस विचार का उल्लेख नहीं किया, बल्कि विषय बदल दिया। सच कहूं तो आधुनिक चिकित्सा तकनीक के आधार पर ऐसी नीति 30 से 60 साल में शुरू हो सकती है। यह मानव समाज की सामान्य प्रवृत्ति है जिसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन चेन ने आवाज धीमी की। तब आप सबकी उम्र कितनी होगी? क्या कोई कह सकता है कि वह उस युग तक जीवित रहेगा? सब चुप हो गए। औसत आयु 40 से ऊपर थी। कोई गारंटी नहीं दे सकता था कि वे 30 साल और जी पाएंगे। लियो ने पूछा, अगर कुछ दौरों के बाद विज्ञान रुक जाए तो क्या होगा? अगर हम नई तकनीक देखने से पहले मर गए तो? माफ कीजिए, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, चेन ने गंभीरता से कहा। गॉड्स फॉरबिडन जोन में कोई आइंस्टीन नहीं है और शायद आइंस्टीन भी गारंटी नहीं दे सकता। हम केवल संभावना बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। लियो चुप हो गया। सब जानते थे कि यह सच्चाई है। गॉड्स फॉरबिडन जोन मानवता के एंटी एजिंग प्रोजेक्ट की सेवा के लिए समर्पित है। हम अमरता की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हम यह गारंटी देते हैं कि हमारी सारी तकनीक और धन मानव जीवनकाल बढ़ाने में लगेगा। चेन ने हाथ बढ़ाया। इसलिए हम आपको शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर आप भरोसा करें तो चलिए मानवता के एंटी एजिंग युग की शुरुआत करते हैं। हालांकि यह वादा आकर्षक था, लेकिन सब सावधान और चतुर थे। वे केवल प्रयोगात्मक प्रमाण देखकर ही निर्णय लेंगे। इसके बाद कियान वेनहुआन ने उन्हें प्रयोगशालाएं दिखाईं। उन्होंने उन 33 बुजुर्गों का निरीक्षण किया। कुछ परिवार अपने जैविक विशेषज्ञ भी लाए थे। उन्होंने वहीं पर नमूने लिए। चेन ने उन्हें रोका नहीं।
बल्कि मदद की। जब उन्हें यकीन हो गया कि तकनीक असली है, तो कई परिवारों ने मन बना लिया। वे लौटकर अपने परिवार को मनाएंगे। गॉड्स फॉरबिडन जोन का कोई राजनीतिक रुख नहीं था। शामिल होना या न होना परिवार को प्रभावित नहीं करता। यह एक संचार मंच भी था, जो 11 परिवारों को जोड़ता था। इससे वे सहयोग कर सकते थे। वे सीधे कार्य सौंप सकते थे। गॉड्स फॉरबिडन जोन का नियम था, परिवारों के सीधे सदस्य उपचार पाएंगे, बदले में उन्हें संगठन की मदद करनी होगी। यह एक ढीला गठबंधन था, कोई बाध्यकारी संधि नहीं। अगर संगठन गिर भी जाए, तो परिवार प्रभावित नहीं होंगे। केवल प्रवेश शुल्क भारी था, $1 अरब। यह 10 साल के लिए था। फिर वे नवीनीकरण कर सकते थे या छोड़ सकते थे। अगर नवीनीकरण न किया, तो वे अल्फा स्तर पर आ जाते। उन्हें वही उपचार मिलता, लेकिन अधिकार कम हो जाते। डिसाइपल स्तर वाले परिवार परिषद में शामिल होते। वे निर्णय ले सकते थे। अंत में 3 परिवारों ने वही अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। बाकी ने कहा कि वे लौटकर चर्चा करेंगे, लेकिन जो वे जानते थे, वह तो बस हिमशैल की नोक थी। डिसाइपल शक्तिशाली दिखते थे, लेकिन असल में वे केवल नाम मात्र थे। गॉड्स फॉरबिडन जोन के असली रहस्य अभी छिपे थे। जैसे गुनगुने पानी में मेंढक धीरे धीरे उबलता है, वैसे ही परिवार धीरे धीरे इसमें फंसते जाएंगे। उन्हें जानकारी खरीदने की सुविधा मिलेगी, बीएसएस बल मिलेगा, और चिकित्सा तकनीक जो वास्तविकता से आगे होगी। तब वे पूरी तरह गॉड्स फॉरबिडन जोन से जुड़ जाएंगे और स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे।